तो फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर ली थी। 3.5 भी एक्सरसाइज जो है हमारी वो पहले जैसी ही है। इसमें अगर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ना कैसे है, हालांकि सब वही है, A1/A2 B1/B2 सब कंपेयर करके ये आसानी से हो जाते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं ना, ये वैसे आप सब कर लेंगे इसमें से, पर फिर भी कुछ देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि NCERT का रहने तो ये CBSE 2002 का आया वो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पहले तो इक्वेशंस लिख लेते हैं हम लोग। x प्लस k प्लस 1 बाहर में y इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन k प्लस 1x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1। ये हमारी दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल k। अब इसमें k क्या है हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये CBSE 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.5 के पहले के जो एग्जांपल्स है उसमें से है। अब कह रहा है कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन से क्या समझ में आता है, मतलब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी। जब कोई दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, इनके ऊपर एक होती है ग्राफ पे, तो उनके सॉल्यूशंस तो अनंत हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसी k की वैल्यू फाइंड करिए जिससे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, दोनों कोइंसिडेंट हो जाए। और वही कंडीशन सब क्वेश्चन में लग जाती है। तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कोइंसिडेंट के लिए, दूसरी थी पैरेलल के लिए, और तीसरी थी जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी एक सॉल्यूशन हमको यूनिक मिलता था। तो अब जैसे इसमें कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पहले तो देख लो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ax प्लस by इक्वल टू c। हाँ सही है, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो इसमें सब वैल्यू रख दो। A1 क्या है, x के साथ जो होता है 1 है। A2 क्या है, x के साथ जो होता है, x के साथ ये है पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला, यानी कि k प्लस 1, तो रख दो k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब B1 क्या है, B1 जो है वो है k प्लस 1 y के साथ वाला टर्म, और B2 क्या है दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ वाला टर्म है वो है 9। C1 क्या है 5 है। अच्छा अब इस हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज जो पिछली वाली थी उसमें हमने कहा था कि इसको इधर ले जाइएगा। तो उसको जब आप करिएगा तो उसमें हमेशा इसको c को जो है उधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, वरना वो मेथड गलत हो जाएगा। गलत या तो फिर आप साइन याद रखिए, वैसे बेटर है कि इसको उधर करके जो साइन हो वो पुट कर दीजिए, बस इधर जीरो हो जाए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे बिफोर क्राइस्ट सेंट्रल एकेडमी और AB वाला है ना, यहाँ पे चाहे इसको इधर कर लो चाहे इधर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 है तो 5 ले लिया, C2 है तो 8k माइनस 1 है, C2 8k माइनस 1 वैल्यू पुट कर दी। अब कंपेयर करके आराम से इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे, चाहे इन दोनों कंपेयर कर लो चाहे इन दोनों कंपेयर कर लो, भाई हैं तीनों आपस में बराबर है ना, तो मान लिया हम इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं, इतने टर्म को कंपेयर कर लो। 1/k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1/9, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो k प्लस 1 उधर चला जाएगा, k प्लस 1 उधर है ही है तो स्क्वायर हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 9 इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर को उधर भेज दो तो वो अंडर रूट में चला जाएगा 9 के, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब 1 को उधर भेजोगे 2 आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई 2। यही हमसे पूछा था तो हमने k की वैल्यू देखी आराम से निकाल लिया। लेकिन इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, जैसे ये जब स्क्वायर होता है, जब ये स्क्वायर उधर जाता है अंडर रूट बनाता है 9 को अंडर रूट बनाता है, तो ये प्लस माइनस दोनों के 3 हो सकते हैं, प्लस का 3 भी हो सकता है माइनस का 3 भी हो सकता है। यहाँ ये स्टेप मिटा दीजिए, k प्लस 1 जब उधर स्क्वायर गया अंडर रूट लगी तो 3 आया, लेकिन वो प्लस का 3 भी हो सकता है माइनस का 3 भी हो सकता है। क्यों भाई, इसका यही तो मतलब होता है कि ये जो संख्या लिखी इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और वही चीज उल्टा कर दो तो उसका स्क्वायर रूट कर दो जो संख्या है, तो उसका पिछला मतलब जिसका स्क्वायर बन रहा है तो वही संख्या खुद आ जाएगी, जैसे 3 आ गई।
तो अगर देखो -3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा, +3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि √9 की वैल्यू +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। इसलिए जब भी √9 लगाइए तो यहाँ प्लस माइनस दोनों 3 दिखाइए। अब दो केस बना लीजिए। एक केस क्या कहता है कि जब +3 है तो उस केस में ये 1 उधर जाएगा, के 1 उधर जाएगा माइनस में, तो 3 - 1 2 बच जाएगा। और दूसरा केस है जब ये -3 है तो 1 उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 4 आ जाएगा के की वैल्यू। तो दो वैल्यू आई, पर क्योंकि वैल्यू तो भाई एक ही आनी चाहिए के की, क्योंकि दो वैल्यू हम कैसे, अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही k = 2, दूसरी वैल्यू आ रही है k = -4। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू हमारी सही है? तो सही होने के लिए इसमें आपको एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? पहले हमने किसको कंपेयर किया? जब इस स्टेप पे हम लोग आए थे तो हमने कहा कि आप किसी भी दो को कंपेयर कर लीजिए। तो दो जो आपने पहले कंपेयर कर रखे थे, इसको और इसको, अब इस बार क्या करिए, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को। दोनों बराबर हैं तो पुट कर दो k + 1 8k - 1 उधर ब्रैकेट ये पूरा चला जाएगा मल्टीप्लाई में k + 1 के साथ, तो ये आ जाएगा k + 1 इन ब्रैकेट 8k - 1, और ये 9 उधर 5 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 × 5 = 45, ये आ जाएगा। ये एक इक्वेशन हमको और मिल गई है ना, ये इक्वेशन ए मान लिया। अब देखो k की वैल्यू जो आई है हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करने पर, वो k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखो। तो अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2 × 1 = 3 और 2 × 8 = 16 - 1 15 और 15 × 3 = 30, यहाँ 45 आ रहा है। LHS RHS बराबर है, मतलब ये k की वैल्यू सही है। हालांकि अगर आप ये पुट करके देखेंगे -4 तो नहीं आएगा, -4 k की जगह पुट करके देखिए, -4 और ये हो जाएगा -3 और 4 × 8 = 32 -1, ये हो जाएगा -33, ये आ जाएगा 66 +66। क्या ये बराबर है 45 के? LHS RHS बराबर नहीं है, मतलब कि ये जो k की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, k = 2 होना चाहिए। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में हम क्यों नहीं पुट करके देख सकते? जैसे दो वैल्यू आई थी तो हम k की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देख लेते, लेकिन इसमें x y है ना, प्रॉब्लम ये है। तो x y की वैल्यू तो हमको पता नहीं, वो तो वेरिएबल है। तो हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें x y ना हो। तो वो इक्वेशन हमको कैसे मिल सकती है? वो हमको इन दोनों को कंपेयर करके मिल सकती है, क्योंकि हमने इनको तो पहले कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल ही रखी है। तो हमको दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो इन दोनों कंपेयर करके इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें केवल k वाले टर्म है, इसलिए हम k की वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.5 के एग्जांपल्स का। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, मतलब वही चीज k की वैल्यू फाइंड करो। इस तरह की ये जो इक्वेशंस गिवन हैं हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब उनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए आपस में, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो फटाफट इक्वेशन लिख ले, 3k + 1 ब्रैकेट x, फिर है +3y - 2 +3y - 2 = 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है k² + 1 बाहर x +k - 2 बाहर y - 5 = 0, y - 5 = 0। ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं और कह रहा है कि वो वैल्यू फाइंड करो कि जिससे इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ऐसी k की वैल्यू फाइंड करो। तो सब हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन लगा दो। a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 है 3a, पहले तो देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, सही है। तो a1 है 3k + 1, a2 है हमारा k² + 1, b1 क्या है? b1 है हमारा 3 और b2 है k - 2 और c1 क्या है? -2, c2 क्या है? -5। ये है, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं है ये चीज, है ना। माइनस माइनस कट जाएगा पहले ही आपस में, मतलब ये 2/5 के बराबर ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो वो जो नहीं होना चाहिए उसको अभी ध्यान मत दीजिए, उसको हटा दीजिए। जो बराबर है उसको सॉल्व करिए, जो बराबर है इसको सॉल्व करिए। तो ये k - 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 3k + 1
इंटू के माइनस टू इज इक्वल टू 3, और ये उधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसमें ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे 3k है तो इस टर्म का एक k से भी मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर 1 है तो 1 का k से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 का 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब हर एक टर्म हर अगले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 3k स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 6k आ जाएगा प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू, ये वैसे ही 3k स्क्वायर प्लस 3 ये आ जाएगा। अब 3k स्क्वायर इधर भी है, 3k स्क्वायर इधर भी हो, प्लस में है मतलब दोनों कट जाएंगे। यही चीज है, चाहे ऐसे काट दीजिए चाहे इसको माइनस में ले जाइए, वो 0 बन जाएगा, वही चीज। और 6k और माइनस 6k और k माइनस का 5k, ये माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 3 2 4 5। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस का 1, ये 5 डिवाइड में जाएगा, k बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू हमको मिल गई, लेकिन ये तीसरा भी चीज तो थी, मतलब ये 2/5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले इनको कंपेयर किया फिर इनको कंपेयर किया, तो अब इनको कंपेयर कर लो, इनको कंपेयर कर लो इधर लाइन खींच के। 3/k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2/5 इसको। अब k की वैल्यू इसमें k की जगह -1 रखो, k की जगह -1 रखो, -1 -2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 3 बन जाए 3 -1। क्या -1 और 2/5 बराबर है? नहीं है, मतलब ये कंडीशन सही है। यही तो कह रहा कि बराबर ना हो, LHS RHS बराबर ना हो बराबर, इसका साइन लगा है, मतलब नहीं बराबर, मतलब जो हमने k की वैल्यू निकाली है वो सही है। इस तरह के क्वेश्चन है, बाकी एक्सरसाइज में सब मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो यही कंडीशन हर बार लगनी है। ये कंडीशन याद रखिए, किसमें कौन सी लगेगी, पैरेलल की, कोइंसिडेंट की और उसकी। ये एक्सरसाइज 3.5 आपकी कंप्लीट। अब जितनी भी हमारी एक्सरसाइज बचती हैं 3.5 तक आपकी कंप्लीट हो गई। 11 एक्सरसाइज हैं कुल मिला के इसमें, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, इसमें सब में केवल वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम है मतलब आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा और समझने के बाद उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद बस उनको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल 3.6 के पहले के देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, पहला एग्जांपल है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100। 4 चेयर्स मतलब 4 कुर्सियां और 3 टेबल कुल मिला के 2100 रुपए के होते हैं। और वहीं पर अगर कोई 5 चेयर और 2 टेबल खरीदता है तो उसको 1750 रुपए देने होते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड अ टेबल सेपरेटली। अब यहाँ पर इन्होंने 2 कंडीशन दे दी कि अगर 4 कुर्सी 3 टेबल खरीदोगे तो 2100 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 5 कुर्सी और 2 टेबल खरीदोगे तो 1750। 2 कंडीशन मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपकी बन जाएंगी, और उनको सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। तो एक कुर्सी और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी, तो वो कैसे, उन इक्वेशंस को बनाइए, आपस में सॉल्व कर लीजिए, वो x y की वैल्यू आ जाएगी, वही कॉस्ट मिल जाएगी आपको। सिंपल सा क्वेश्चन। हमको इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि एक यूनिट की कॉस्ट हम कुछ मानना पड़ेगा, मतलब एक कुर्सी की कॉस्ट वही निकालनी है फाइनली, वही मान लो कि x y है ना। तो मान लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹x। एक कुर्सी की मान लिया कॉस्ट x रुपए है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y, और वो कुर्सी मेज की कॉस्ट है y रुपए। अब इससे आपके वो बन जाएंगी इक्वेशंस। 4 कुर्सियां 3 टेबल, 4 कुर्सियां एक कुर्सी की x रुपए है तो 4 की 4x हो जाएगी कॉस्ट, और एक टेबल की कॉस्ट y रुपए है तो कितनी है, 3 टेबल्स तो 3y, और ये कुल मिला के कितने की पड़ रही है, 2100 की, तो 2100। ये देखिए आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई, एक इक्वेशन बन गई। हालांकि इसको अगर सिंप्लीफाई हो तो पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मतलब अगर कुछ कट रहा हो, लेकिन इसमें कुछ कटेगा नहीं तो ये मतलब ऐसे ही रहेगी। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन है 5 कुर्सियां 2 टेबल। 5 कुर्सियां मतलब 5x और 2 टेबल मतलब 2y इज इक्वल टू कुल मिला के पड़ रही है 1750 रुपए की, 1750 रुपए की। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, कुछ कट नहीं रहा है, यही हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन मिल गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लीजिए जिस मेथड से आपको सही लगे, है ना। अब जैसे इसको सॉल्व करने का मेरे हिसाब से क्या लगा सकते हैं, 5 2 10, 4 2 6,
2 3 जा 6। सबसे बढ़िया तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए इसमें। हालांकि और भी तरीके हैं, जैसे कि हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 5x इज इक्वल टू, लेकिन उस तरह जब आप वैल्यू निकालेंगे x की तो एक बार y आएगा, फिर इसमें पुट करेंगे, वो सब बहुत हेक्टिक हो जाता है। उससे बढ़िया फॉर्मूला लगाइए, और सबसे बढ़िया वही बिफोर क्राइस्ट, सेंट्रल एकेडमी और AB वाला अपना मेथड लगा दीजिए, वही लगा देते हैं ना। x अपॉन BC एंड इज इक्वल टू y अपॉन CA। ये मैं फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा बस, 1 अपॉन AB। अब इसमें वैल्यू पुट, और ये क्या होता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। माइनस का साइन लगा दीजिए बीच में, ये फॉर्मूला जरूर आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x अपॉन, दिस इंप्लाइज x अपॉन b1 की वैल्यू पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड में b1 क्या है हमारा, b1 है 3 और c2 क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि एक बार b1 की वैल्यू 3 लिखो फिर इनटू का साइन लगाओ। b1 c2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, तभी ज्यादा जल्दी कर पाओगे, है ना। b1 c2, b1 हमारा 3 और c2 हमारा, लेकिन अभी इसमें क्या चीज गलत है, इसमें गलत ये है कि हमने जब कहा था कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइएगा तो ये जो c है, मतलब ये c वाला टर्म, इसको इधर ले आइएगा, उधर जीरो कर दीजिएगा RHS को। तो जी इधर ले आइए, इसको माइनस में ले आए इधर, उधर जीरो बचा, ये भी इधर माइनस में आ गया, इधर जीरो बचा, मतलब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, RHS को अपना जीरो बना लिया। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, b1 क्या है हमारा 3 और c2 क्या है हमारा 1750। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1750 गुणे 3, 1750 गुणे 3, हाँ सही है। तो 15 525 5250। लेकिन साइन किसका लगेगा, देखो c2 जो था वो माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस। अब b2 क्या है, b2 है हमारा 2 और c1 क्या है, ये है, तो इसका तो 21 दूनी 42 डायरेक्ट आ जाएगा और 4200। लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, और माइनस का साइन यहाँ फॉर्मूले में पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का बहुत ध्यान रखिए। y लिखिए, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 21 और a2 क्या है हमारा, a2 है हमारा 5, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 5 5 2 10,